प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर के बारे में पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, उसका महत्व, उसकी सीमाएं हम पढ़ चुके हैं। अब अर्थशास्त्र की दो ब्रांचें हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र नाम रेगनर फ्रिश ने दिया है और इन दोनों में बड़ा अंतर है। उस अंतर को आज हम पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र इन दोनों शाखाओं में क्या अंतर है ये हम देखेंगे। तो हमने इस कॉलम जो है इसमें हम पहला अंतर लेंगे अर्थ के आधार पर। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ जब हम बताते हैं तो इसमें हम अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयाँ या अर्थव्यवस्था के छोटे अंगों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के हम छोटे अंगों या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की एक ऐसी प्रणाली है या आर्थिक विश्लेषण की एक ऐसी शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था के छोटे अंगों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता, विशिष्ट व्यवसाय, इन इकाइयों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के बड़े अंगों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि समष्टि का मतलब होता है व्यापक या बड़ा। तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के बड़े अंगों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कुल आय, कुल व्यय, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर, इन तत्वों का जब अध्ययन हम करते हैं तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये अर्थ के आधार पर नेक्स्ट आंसर लेंगे। दूसरा आंसर लेंगे हम अंग के आधार पर। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो अंग हैं वो सभी विशिष्ट या व्यक्तिगत अंगों की हम यहाँ पर बात करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत आर्थिक चर जैसे एक फर्म, एक उद्योग, विशिष्ट कीमत, एक उपभोक्ता, ये सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंग या चर हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम समग्र आर्थिक चरों को लेते हैं। समग्र आर्थिक चर जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल बचतें, सामान्य कीमत स्तर, ये सभी जो है समग्र आर्थिक चर हैं और इनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो अंग के आधार पर भी हम दोनों में अंतर करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो अंग हैं वो व्यक्तिगत इकाइयाँ या छोटे अंगों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम बड़े अंग या समग्र आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय है, कुल उत्पादन है, कुल बचतें हैं और सामान्य कीमत। समस्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों या विशिष्ट जो आर्थिक अंग हैं या अर्थव्यवस्था के जो छोटे अंग हैं उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। जैसे एक उपभोक्ता की समस्या, एक उत्पादक की समस्या, एक फर्म की समस्या। एक उत्पादक अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत पढ़ते हैं। इसी प्रकार एक उत्पादक का लक्ष्य सीमित साधनों से
अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन के सिद्धांत पढ़ते हैं। एक फर्म का उद्देश्य कम से कम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के बाजारों में एक फर्म, एक उद्योग का संतुलन का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम देखें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है विशिष्ट या व्यक्तिगत आर्थिक समस्याएं या एक विशेष अंग से जुड़ी हुई जो आर्थिक समस्याएं उसका अध्ययन हम करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र आर्थिक समस्याएं ऐसी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं जिसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है या यूं कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के बड़े अंगों से। अब ये समस्याएं क्या है देखें। समग्र आर्थिक समस्याएं जैसे आय और रोजगार की समस्या, आय में रोजगार निर्धारण की समस्या, रोजगार निर्धारण की समस्या, सामान्य कीमत स्तर की समस्या, विदेशी व्यापार की समस्या, अर्थव्यवस्था में सामान्य संतुलन कैसे स्थापित, सामान्य संतुलन की समस्या, मुद्रा व बैंकिंग की समस्या, ये सभी जो समस्या है ये व्यापक या ऐसी समस्या है जिसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। इन समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे, इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या नीतियां बनाई जाएगी, इन समस्याओं के समाधान के लिए किस तरह से मूल्यांकन होगा, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाएंगे और कौन कौन से सिद्धांतों को अप्लाई किया जाएगा, उन सब का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यह व्यापक आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सिद्धांत के आधार पर। सिद्धांत के आधार पर भी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर देखने को मिलता है। पहले जैसे कीमत सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र ये मान्यता लेकर चलता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। पूर्ण रोजगार की मान्यता लेकर व्यष्टि अर्थशास्त्र चलता है। अब ऐसी स्थिति में मुख्य समस्या ये होती है कि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हुआ है, पूर्ण रोजगार या अनुकूलतम रोजगार की स्थिति में जो भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन को किस कीमत पर बेचा जाए। जो भी पूर्ण रोजगार के बिंदु पर कह दें या सामान्य संतुलन की स्थिति कह दें या अनुकूलतम रोजगार की स्थिति में जो भी उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन को किस कीमत पर बेचा जाए। और ये उत्पादन करने वाले जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के 5 साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। इन साधनों को क्या कीमत चुकाई जाए, यानी साधन की कीमत निर्धारण, और इस उत्पादन को किस कीमत पर उपभोक्ता को बेचा जाए, यानी वस्तु की कीमत निर्धारण। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य उद्देश्य या मुख्य अध्ययन बिंदु कीमत निर्धारण का होता है, इसलिए हम इसको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय और रोजगार का सिद्धांत कहते हैं क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र ये मानकर चलता है या ये बताता है कि व्यावहारिक बात का अध्ययन करता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। मुख्य समस्या आय और रोजगार निर्धारण की है। एक देश की अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख समस्या ही आय और रोजगार निर्धारण की है, इसलिए इसे हम आय और रोजगार का सिद्धांत भी
कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न चरों का अध्ययन हम इस ढंग से करते हैं कि देश में आय और रोजगार का जो निर्धारण का जो बिंदु है, साम्य बिंदु हमें प्राप्त हो जाए। तो यह मुख्य समस्या आय और रोजगार निर्धारण की है, इसलिए इसे आय और रोजगार निर्धारण का सिद्धांत भी कहते हैं। पांचवा अंतर लेंगे हम संतुलन का आधार। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंशिक या विशेष संतुलन की बात हम करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंशिक संतुलन का अध्ययन किया जाता है। आंशिक संतुलन एक ऐसा संतुलन है जो एक विशेष आर्थिक इकाई या विशिष्ट आर्थिक चर से संबंधित जो संतुलन है उसे हम आंशिक संतुलन कहते हैं। जैसे एक उपभोक्ता का संतुलन, एक उत्पादक का संतुलन, एक फर्म का संतुलन, ये सभी आंशिक संतुलन के उदाहरण हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम आंशिक संतुलन का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम सामान्य संतुलन का अध्ययन करते हैं। सामान्य संतुलन उस संतुलन को कहते हैं जिसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संतुलन से है। सामान्य संतुलन एक विशेष इकाई से संबंधित ना होकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जो संतुलन है उसको हम सामान्य संतुलन कहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में इसी सामान्य संतुलन का अध्ययन हम करते हैं। इस आधार पर हम अंतर कर सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जहां आंशिक या विशेष संतुलन की बात करता है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य संतुलन की बात करता है। मुद्दा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर भी हम इन दोनों के बीच अंतर कर सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में परिचालन व आंतरिक मुद्दों की बात की जाती है। एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो छोटी इकाइयों की समस्या हैं, जो मुद्दे हैं या जो ऑपरेटिंग है या परिचालन है, उन मुद्दों का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम बाहरी और पर्यावरण संबंधी मुद्दे जो बड़े स्तर से हैं, जिनका संबंध और संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, उन मुद्दों का जो अध्ययन है समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। और कुछ अन्य अंतर भी हम देख सकते हैं। ये अंतर तो हमने पढ़े ही हैं। अर्थ के आधार पर अंतर किया, अंग के आधार पर अंतर किया, समस्या के आधार पर दोनों में क्या अंतर हुआ, सिद्धांत के आधार पर अंतर किया, संतुलन के आधार पर अंतर किया और मुद्दों के आधार पर भी हमने अंतर किया। और कुछ ऐसे अंतर भी हैं जो हम इसमें कुछ कर सकते हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन अर्थशास्त्र की एक सरल शाखा है, क्योंकि इसमें विशिष्ट इकाइयों का ही हम अध्ययन करते हैं जिसका अध्ययन करना सरल और आसान है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था के बड़े अंगों से, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन अत्यधिक जटिल है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन अत्यधिक जटिल है, क्योंकि बड़े अंगों को ज्ञात करना, उनकी गणना करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, व्यक्तिगत आय ज्ञात करना आसान है, सरल है, वहीं देश की राष्ट्रीय आय की गणना करना एक बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्सिटी जिसको हम कह सकते हैं, बहुत जटिल कार्य है। तो इस आधार पर भी हम इनमें अंतर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके आधार पर हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर किया। अब अंतर देखने के बाद हम ये ना समझें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, ऐसा नहीं। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर होने के बावजूद ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक या सहायक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास के लिए समष्टि अर्थशास्त्र जरूरी है और समष्टि अर्थशास्त्र के विकास के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र भी उपयोगी है। जैसे आप देखें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक श्रमिक की मजदूरी का निर्धारण, एक श्रमिक की मजदूरी का निर्धारण उसकी कार्यकुशलता पर तो निर्भर करता ही है। उसके अलावा कुछ समष्टि आर्थिक चर, जैसे देश की आर्थिक स्थिति,
अर्थव्यवस्था की दशा, सरकार की आर्थिक नीतियाँ, ये सभी जो बड़े अंग हैं, ये अंग भी एक श्रमिक की मजदूरी निर्धारण की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन जो हम कर रहे हैं उस पर समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अंगों का या बड़े अंगों का भी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार हम समष्टि अर्थशास्त्र देखें, यदि एक अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, तो बड़ा अंग है, बड़ी इकाई है, तो उसके लिए हमें अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंगों का अध्ययन करना जरूरी है। उन अंगों की सहायता से, उनके अध्ययन की सहायता से हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को आसानी से या सरलता से समझ सकते हैं। जैसे एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का या सामान्य संतुलन तब तक नहीं होगा जब तक कि अर्थव्यवस्था के सभी अंग या क्षेत्र संतुलन की स्थिति में नहीं हो। अतः हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए छोटे छोटे अंगों का अध्ययन करना भी अति आवश्यक है और उनकी सहायता से, उनकी मदद से हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र भी समष्टि अर्थशास्त्र के लिए उपयोगी है। इस प्रकार हमने ये देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के विरोधी न होकर बल्कि पूरक है या सहायक है। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। समष्टि आर्थिक अध्ययन के लिए व्यष्टि आर्थिक अध्ययन की जरूरी है, व्यष्टि आर्थिक अध्ययन के लिए समष्टि आर्थिक अध्ययन भी जरूरी है। तो अंतर होने के बावजूद भी एक दूसरे के दोनों पूरक है, सहायक है, ये स्थिति में अध्ययन में देखने को मिलती है। दोबारा एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच क्या अंतर है। अर्थ के आधार पर हम अंतर देखें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे अंगों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के बड़े अंगों का अध्ययन किया जाता है या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अंग देखें, इसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक या बड़ी आर्थिक इकाइयों का या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समस्याएं में हम विशिष्ट आर्थिक समस्याएं, एक उपभोक्ता की, एक उत्पादक की, एक फर्म की समस्याओं का अध्ययन करते हैं या समग्र आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, जैसे आय और रोजगार निर्धारण की समस्या, मुद्रास्फीति की समस्या, मुद्रा और बैंकिंग की समस्या। सिद्धांत के आधार पर जब हम बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत कहते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार निर्धारण का सिद्धांत कहा जाता है। संतुलन के आधार पर जब हम बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंशिक या विशेष संतुलन की बात की जाती है, एक क्षेत्र या एक विशेष क्षेत्र के संतुलन की बात करते हैं, जबकि यह सामान्य संतुलन यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संतुलन की बात हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। मुद्दा अगर हम देखें तो ये परिचालन और आंतरिक जो मुद्दे हैं वो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र लेते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र बाहरी और पर्यावरण संबंधी मुद्दों का अध्ययन किया जाता है।